हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं संविधान का मॉक टेस्ट। ये हमारा 5वां मॉक टेस्ट है दोस्तों। हर एक मॉक टेस्ट में हम 20 क्वेश्चन देखते हैं, टॉप 20 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए दोस्तों। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं। और देखिए हमने टारगेट किया है जेल वार्डन फायरमैन को, जो कि 19 से 20 तारीख को आपके होने। इसके अलावा ये जो मॉक टेस्ट है आपके यूपीएसआई और लेखपाल या अन्य एग्जाम के लिए सबके लिए ही बहुत उपयोगी है दोस्तों। तो करना क्या है, देखिए इसके पहले हमने 4 करवा दिए हैं। अगर 4 नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर भारतीय संविधान के नाम से फोल्डर मिल जाएगा, वहीं पर से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अब तक कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। अब कौन सा मूलभूत अधिकार दोस्तों नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है। देखिए मूलभूत अधिकार को हम क्या कह सकते हैं, मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहते हैं दोस्तों। तो देखिए समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए दोस्तों कौन सा नहीं है, आपको पता होना चाहिए। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा दोस्तों। क्यों नहीं रहा ये भी हम देखते हैं। तो इसे हटा दिया गया है। कब हटाया गया? 44वां संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाकर 300 ए में डाल दिया गया। ठीक, अनुच्छेद 300 ए में डाल दिया गया। ठीक, और देखिए जब हम बात करते हैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि मूल अधिकार जो है, मौलिक अधिकार, ये भाग किसमें है, तो आपको बता दें भाग 3 में है। कितने में है? भाग 3 में है दोस्तों। कहां से कहां तक? तो 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक। और ये अमेरिका से प्रभावित है। कहां से प्रभावित है दोस्तों? अमेरिका से। अब बात कर लेते हैं कितने मूल अधिकार है दोस्तों। तो देखिए पहले कितने थे? 7 थे, जिसमें से एक हटा दिया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अब कितने बचे हैं? 6। तो कौन कौन से हैं? देखिए पहला है समता, समानता या समता का अधिकार। तो ये किससे कहां तक, कहां से कहां तक है? तो 14 से, आर्टिकल 14 से 18 तक है। फिर उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, तो देखते ये दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका 19 से 22 तक है दोस्तों। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अधिकार ये है। ये कहां से कहां तक है? 23 से 24 तक है दोस्तों। अब उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब अगला क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। ये आपका आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो 25 से लेकर 28 तक है। ठीक, 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद कौन सा है? हमारा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दोस्तों। ठीक, याद रखेंगे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार लिखते जाएंगे आप लोग। कहां से कहां तक? 29 से 30 तक। ठीक, उसके बाद था संपत्ति का अधिकार दोस्तों। छठा क्या था? संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 21 31 में। ठीक, तो इसे हटा दिया गया दोस्तों। उसके बाद अब कौन सा बचा है? जो छठा था वो हटा दिया गया। अब 7वां देखते हैं। 7वां कौन सा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, देखिए 7वां कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रखेंगे आर्टिकल 32 में 32 से 35 तक बताया गया है। ठीक, मगर ये 32 में माना जाता है। और दोस्तों एक चीज और, इसे ही भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। क्वेश्चन पूछता, कई बार पूछा कि संविधान का हृदय आत्मा किसने कहा, तो भीमराव अम्बेडकर ने। किसको कहा? आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। इसमें 5 प्रकार के रिट दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा परमादेश, तीसरा हो जाएगा प्रतिषेध, चौथा हो जाएगा अधिकार प्रत्याशा और 5वां हो जाएगा उत्प्रेरण का। ठीक, तो ये आपके पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? संपत्ति का अधिकार, जिसे अब किस अनुच्छेद में डाला गया? 300 ए में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो बहुत बार बता चुके हैं, राज्यसभा में कितने करता है दोस्तों? 12 करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल भी याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट 2011 का क्वेश्चन है यूपीएसआई के। किस आर्टिकल के तहत? तो दोस्तों 80 ए के तहत। ठीक, 80 ए के तहत कितने सदस्य? 12 सदस्य। ठीक, क्योंकि 80 में क्या है? राज्यसभा के बारे में बताया गया। 80 में, अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा के बारे में बताया गया। ठीक, अब देखिए 2 कहां करता? तो लोकसभा में 2 करता। किस अनुच्छेद के तहत? ये याद रखिएगा, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 331 के तहत 2 आंग्ल इंडियन का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया था। कहां पर मनोनीत किया था? कहां पर दोस्तों? तो लोकसभा में। ठीक, तो आर्टिकल 331 तहत। चलिए, और टोटल संविधान अगर पूछ ले टोटल कितने, तो टोटल 14 लोगों को मनोनीत किया था। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा संसद में टोटल 14 लोगों को मनोनीत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर होता है? ये भी आपके यूपीएसआई 2011 क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री समूह या फिर कैबिनेट? तो आपको बता दें राष्ट्रपति के ऊपर सुरक्षा का दायित्व होता है दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा 52 का
52 का दूसरा आप पढ़ोगे तो क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है ये राष्ट्रपति, सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। इसी के ऊपर सारी संधियां, देखिए अगर विदेश में कोई संधि की जाती है तो वो राष्ट्रपति के नाम से की आती है, ठीक। कोई संधि सुरक्षा संबंधी कुछ ले आते हैं, हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं मेरे दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया। तो आम चुनाव सर्वप्रथम कब हुए, 1947, 1949, 1950 या 1951 मेरे दोस्तों। तो आपको बता दें 1951 में हुए। कब हुआ, अक्टूबर 1951 में आम चुनाव किए गए। क्वेश्चन यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, कब किया गया आम चुनाव, पहला आम चुनाव, तो 1951। और एक क्वेश्चन आपके लिए वो बता देते रहे हैं, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना दोस्तों, जरूर पूछा जाएगा। और पिछली बार यूपीएससी में पूछा भी गया था 2017 में कि लोकसभा का गठन कब हुआ। तो पहली लोकसभा का गठन, पहली लोकसभा गठन और पहली राज्यसभा गठन दोनों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लें दोस्तों, ये पूछे आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक। कब हुआ, पहले देखिए पहली लोकसभा गठन कब हुआ है, 2 अप्रैल 1952 को, 2 अप्रैल 1952 को दोस्तों, याद रखेंगे, डेट याद रख लेंगे, बहुत बार पूछा गया। और पहली राज्यसभा तो एक दिन बाद याद रख लेंगे, 3 अप्रैल हो जाएगा, 1952 हो जाएगा, ठीक। 2 अप्रैल 1952 को लोकसभा गठन पहली, और राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 को गठन, ठीक। अब देखिए लोकसभा में टोटल सदस्य कितने होते हैं, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 252, और राज्यसभा में 250, ठीक। कितने हो सकते हैं, 250। तो ये भी याद रख लेंगे अगर याद कर सको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, जिनमें से 11वां मूल कर्तव्य को भाग 4A में कब जोड़ा गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताएगा कि कितने कुल मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 है दोस्तों। 11 कौन कौन से हैं ये भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब देखिए किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो देखिए जो 11वां पूछा गया उसके बारे में स्पेशल पूछा गया। तो 11वां कब जोड़ा गया, 86वां संशोधन 2002 को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, कितने, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अब देखिए हम बात कर लेते हैं, देखिए ये क्या है कि जो मूल अधिकार हैं ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे दोस्तों, इसे बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो 42वें संशोधन 1976 द्वारा, किसकी सिफारिश पे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, ठीक। स्वर्ण सिंह समिति, याद रखेंगे, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो हम बोल रहे हैं वो एक एक चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो भाग 4 के ए में, ठीक, भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया, ठीक। अनुच्छेद 51A में पहले 10 जोड़े गए थे 42वें संशोधन 1976 द्वारा, किसकी सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। उसके बाद 11वां कब जोड़ा गया, तो 86वें संशोधन 2002 में, ठीक। तो हमारा इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, 86वां संशोधन 2002 दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया। ये भी आपके यूपीएससी 2011 क्वेश्चन है, किसने किया था राष्ट्रीय गीत का अनुवाद, किसने किया, ठीक। तो देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होना कि आप कह दो कि रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, ऐसा कुछ नहीं है, श्री अरविंदो घोष ने किया था, ठीक। किसने किया था, श्री अरविंदो घोष ने इसका ट्रांसलेट किया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, संविधान कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्धारित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 2011 यूपीएससी में पूछा गया, दरोगा का क्वेश्चन है दोस्तों। किसमें है, तो आर्टिकल 14 में ही है, समक्ष समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार दोस्तों किसमें है, तो आर्टिकल 14 में, ठीक। अब देखिए 19 में क्या है, तो आपको पता होगा कि 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता बताया गया, और 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार, जिसे हम संविधान की आत्मा या हृदय बोलते हैं, ठीक। किसको, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय बोलते हैं, किसने कहा था, तो आपके अंबेडकर जी ने कहा था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता, कौन बनाता, ये भी आपके यूपीएससी 2011 क्वेश्चन है। मूल अधिकार, 9वीं अनुसूची, नीति निषेध सिद्धांत, या फिर संविधान की प्रस्तावना, तो कौन बनाता दोस्तों, तो हम आपको बता दें इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना मेरे दोस्तों। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसी में धर्मनिरपेक्ष नाम का एक शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। कौन सा, पंथ निरपेक्ष नाम का एक शब्द जोड़ा गया था 42वें संशोधन द्वारा, किस संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा किया गया, जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म क्या है, बराबर है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये 2011 का क्वेश्चन है यूपीएससी का दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई। देखिए प्रथम आपातकाल की घोषणा कब की गई, 2011 क्वेश्चन दोस्तों, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा, और यही क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में भी पूछा गया। तो आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कब कौन सा आपातकाल लगा था मेरे दोस्तों। तो देखिए पहला आपातकाल कब लगा, चीनी आक्रमण के समय 1962 में, या पाकिस्तान आक्रमण के समय 1965 में, या पाकिस्तान आक्रमण के बाद 1973 में मेरे दोस्तों। तो कब लगा था पहला, तो बता दें 1962 में। कब, चीनी आक्रमण जब हुआ था, चीन वालों ने आक्रमण कर दिया था, कब लगाया गया था, तो याद रख लेंगे डेट, 26 अक्टूबर
26 अक्टूबर 1962 को लगा था और कब तक चला था? 10 जनवरी 1968 तक। 10 जनवरी 1968 तक पहला हमारा आपातकाल चला था। और किसने लगाया था दोस्तों? तो कौन लगाता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत लगाता? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है। तो कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने पहला आपातकाल लगाया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद आया दोस्तों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके दिन जन्म दिवस पर हम अध्यापक दिवस मनाते हैं दोस्तों। तो कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर हम अध्यापक दिवस, टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक, तो इन्हीं ने ही पहला आपातकाल लगाया था मेरे दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे। अब देखिए दूसरा आपातकाल कब लगा था? 3 आपातकाल आज तक लग चुके हैं। पहला आपको बता दिया कि 1962 में चीन युद्ध के समय। दूसरा कब लगाया था? तो दूसरा पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था तो 3 दिसंबर 1971 को, 3 दिसंबर 1971 को दोस्तों लगाया गया था। अब तीसरा कब लगाया गया? ठीक, तीसरा कब लगाया गया दोस्तों? तो तीसरा आपको बता दें कि 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 को इसे इंदिरा गांधी ने लगा दिया था दोस्तों। ठीक है, आंतरिक अशांति के कारण। ठीक, ऐसे ही लगा दिया था अपने मन मुताबिक। और इसे किसने लगाया था? तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक, फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा लगाया गया था ये तीसरा वाला। ठीक, तो इंदिरा गांधी जब क्या हुआ था, उन्होंने आंतरिक अशांति के कारण ये लगा दिया था, तभी तो इसको हटा दिया गया। अब इसे संविधान से हटा दिया गया है, आंतरिक अशांति हटा दिया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ये भी 2014 क्वेश्चन है यूपीएससी के। तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जैसे कि अभी कौन है दोस्तों? तो अभी कौन होंगे आपके? कौन होंगे? तो आपके पीएम जी होंगे। पीएम कौन है आपके? आपको पता होगा कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और योजना आयोग का नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग। क्या कर दिया गया? नीति आयोग। ठीक, अब देखिए 2014 में इसको बदल के नीति आयोग कर दिया गया। ठीक, और एक चीज और याद रखेंगे कि जो ये आयोग है इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। ठीक, तो ये भी याद रख लेंगे, राजीव कुमार। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार। और सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना जाता है? जो समुचित पर्यावरण अधिकार है कि मतलब साफ सफाई वाला सिस्टम, वो किस में है? समानता के, समता के अधिकार में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में, शोषण के विरुद्ध, संस्कृति व शिक्षा के अधिकार में। तो देख ले, आपको बता दें कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब जीने वाले अधिकार में, कि भैया जिंदगी चाहिए हमें। कोई ऐसा थोड़ी कि कोई फैक्ट्री लगा के पॉल्यूशन फैला दे और हम कहते हैं भैया उसकी फैक्ट्री हमें क्या मतलब। तो हम इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और ये हमारा क्या अधिकार है? कौन सा अधिकार है? हमारा अधिकार है दोस्तों, मौलिक अधिकार है कि हमें चाहिए, हमें शुद्ध वायु चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। ठीक, तो हमें शुद्ध वायु चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। तो ये आपका किससे? पर्यावरण संबंधित है। ठीक, पर्यावरण संबंधित है दोस्तों। तो इस कौन सा है? तो हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के उसमें डाला गया। ठीक, तो हमें हर तरह से अधिकार है कि हमें स्वच्छ वायु मिलनी चाहिए, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, रहने का वातावरण भी स्वच्छ होना चाहिए। ठीक, सब कुछ हमें अधिकार, ये मेरा अधिकार है। ठीक है, तो याद रखेंगे किस कौन से अधिकार के कारण बोला जाता है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है। संविधान संशोधन के लिए क्या आवश्यक है? ये भी आपके 2014 क्वेश्चन है। संसद के प्रत्येक सदन में सदस्यों का बहुमत। बिल्कुल गलत है। संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3। तो बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा नहीं पूरे लोग को मत देखे जाएं, जो उपस्थित हैं, जितने लोग मत दे रहे हैं उसका 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से, आर्टिकल 368 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है दोस्तों? तो किसके? ये भी 2014 क्वेश्चन है। जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, या इन सभी से दोस्तों। तो इन सभी से हो जाएगा। और देखिए भारत की नागरिकता कितने तरीके से मिलती है? तो 5 तरीकों से। कितने तरीकों से दोस्तों? 5 तरीकों से। हम आपको बता दें कौन कौन से तरीके याद करने के लिए। तो आप याद कर लेंगे ब्रांड। ठीक, BRAND दोस्तों। तो बी से क्या हो जाएगा? बाई बर्थ मतलब जन्म से। ठीक, बर्थ मतलब जन्म से। ठीक, आर से क्या हो जाएगा दोस्तों? रजिस्ट्रेशन। ठीक, रजिस्ट्रेशन। तो आर से लिख लेंगे रजिस्ट्रेशन। ठीक, REGIS रजिस्ट्रेशन शॉर्ट में लिख देते हैं। ए से क्या होगा दोस्तों? एरिया। एरिया मतलब क्या? क्षेत्र। जैसे कि अभी समझाते हैं हम सब कुछ। ठीक, एन से क्या होगा? नेचुरलाइजेशन, देशीकरण से। ठीक, देशीकरण से। ठीक, क्या हो जाएगा? देशीकरण या प्रकृतिकरण। ठीक, और डी से हो जाएगा डिसेंट मतलब वंशानुक्रम। ठीक,
डी से क्या हो जाएगा, डिसेंट, याद रख लेंगे, डी से डिसेंट, ठीक। तो यह याद कर लेंगे। बी से बर्थ, बाई रजिस्ट्रेशन, आर से, ए से एरिया, एन से नेचुरलाइजेशन और डी से डिसेंट। देखिए बर्थ क्या होगा, जैसे कि आपके मम्मी पापा यहाँ जन्मे हैं, आप भी जन्म गए, ठीक, आपको भारत में जन्मे हैं तो आपको बर्थ से मिल जाएगा, ठीक। आर से रजिस्ट्रेशन देके, मतलब आप कहीं विदेश में रह रहे हैं, वहाँ की नागरिकता रद्द करके आप भारत में रजिस्ट्रेशन कर दें तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। एरिया क्या होता है, जैसे मान लिया, ठीक, भारत कल को पाकिस्तान पे आक्रमण कर दे, ठीक, और पाकिस्तान को जीत ले, ठीक, भारत पाकिस्तान पे आक्रमण कर दे और पाकिस्तान को जीत ले, तो पाकिस्तान के जितने जीते हुए भाग होंगे, ठीक, वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी, ठीक। तो वो एरिया होगा, ठीक। जब अपने देश के एरिया का विस्तार होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी स्वतः ही, ठीक। अगला है नेचुरलाइजेशन, देशीकरण। देशीकरण क्या होता है दोस्तों, इसके द्वारा ही क्या होता है कि जैसे कि अभी आपका क्या सिस्टम हुआ था, जो एनआरसी वाला सिस्टम है वो इसी पे आधारित था। मतलब कुछ देशों से आए हुए लोगों को हम किस प्रकार से 12 साल रह करके या फिर किस तरीके से नागरिकता देते हैं, वो आपके देशीकरण का ही एक हिस्सा होता है, प्रकृतिकरण का, ठीक। देखिए जैसे कि आपने देखा होगा मदर टेरेसा को, तो मदर टेरेसा को भी इसी तरीके से नागरिकता दी गई थी। और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर ये नागरिकता आपको दी जाएगी तो कम से कम आपके जो संविधान में 22 भाषाएं हैं, संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं, उनमें से एक भाषा का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए दोस्तों, ठीक। ये भी आपके लिए परफेक्ट होना चाहिए, ठीक। अब एक होता है डिसेंट, वंशानुगत, है ना। तो वंशानुगत क्या होता है कि आपका वंश अगर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, प्राप्त किए हुए है, तो आप भी ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कुछ चीजें हम आपको बता दें कि इनसे संबंधित, जैसे कि आपको पता होगा कि ये नागरिकता किसमें दिया गया है, तो भाग 2 में दोस्तों इसका वर्णन किया गया 5 से 11 अनुच्छेद तक, ठीक। और जो नागरिकता संबंधी कानून होते हैं वो कौन बनाता है, संसद बनाता है, ठीक। ये चीज याद रखेंगे कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है दोस्तों, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य कोई, तो आपको संसद ही बताना। क्या बताना दोस्तों, संसद ही बताना। देखिए कुछ लोग होते हैं जैसे कि आप दोहरी नागरिकता भारत देता नहीं है, ठीक। जैसे कि आपने सुना होगा अभी हाल ही में क्या हो, जब चुनाव हुए थे, जब चुनाव हुए थे तो आलिया भट्ट ने वोट नहीं डाला था, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि उनके पास क्या है कि ब्रिटिश नागरिकता, ठीक, ब्रिटिश का पासपोर्ट है, मतलब उनके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है, मतलब ब्रिटिश नागरिकता है, तो वो वोट नहीं डाल सकती। इसके अलावा आपने देखा होगा अक्षय कुमार को, ठीक, अक्षय कुमार जी को आप जानते होंगे, ठीक, जो कि हमेशा क्या होते हैं कि पॉपुलर रहते हैं, ठीक। तो उन्हें भी क्या है, उनको भी, उनके पास भी भारतीय नागरिकता नहीं है दोस्तों। वो कहाँ के हैं, कनाडा के, ठीक, कनाडाई मूल की नागरिकता, उनके पास कनाडा का पासपोर्ट है दोस्तों। इसी तरीके से जैसे कि आपने देखा होगा दीपा पादुकोण हाल ही में चर्चित हैं, तो उनके पास भी भारतीय नागरिकता नहीं है दोस्तों, वो डेनमार्क के पासपोर्ट यूज करते हैं, ठीक। कहाँ के हैं, डेनमार्क के, ठीक। तो ये भी कुछ चीजें होती हैं कि अगर आपको भारतीय नागरिकता लेनी तो वहाँ की नागरिकता आपको रद्द करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये कुछ चीजें होती हैं। अब देखिए इनसे क्या फायदा होता है, जैसे ये होते हैं आपके, जैसे अक्षय कुमार हैं, आप सोचते होंगे कि ये भी यहीं रहते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हाँ सब कुछ होते हैं, मगर इन्हें क्या वोट डालने का अधिकार नहीं होता, ठीक। इनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं होता। वोट डालने का अधिकार किनके पास होगा, जो भारत के नागरिक होंगे मेरे दोस्तों, तो ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो कितने तरीकों से, 5 तरीकों से दिया था। अब ब्रांड आप याद कर लेना, उसी से आपका समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का कहता है दोस्तों, संसद और विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उनका उल्लेख किस अनुसूची में है, तो किसमें दोस्तों, तो 7वीं अनुसूची में। किसमें है दोस्तों, 7वीं अनुसूची में। देखिए 3 तरह के विषय हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में संघ बनाएगा और राज्य सूची में राज्य, और समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, और ये आपके आर्टिकल 264 में बताएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकहितवाद दायर किया जा सकता है। कौन लोकहितवाद दायर करेगा, किसी भी व्यक्ति द्वारा या जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, या किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा या सरकार द्वारा। तो भाई साहब किसी भी व्यक्ति और संस्था द्वारा लोकहितवाद दायर किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, उसके द्वारा दायर किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी जाती है, मौलिक अधिकार, निश्चित तत्व, उद्देशिका या फिर मौलिक कर्तव्य। तो किसको दोस्तों, तो जो उद्देशिका है इसे ही क्या बोलते हैं, संविधान की कुंजी, ठीक। संविधान की कुंजी, जैसे कि आपको हमने बताया संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं, तो आपको पता होगा आर्टिकल 32 को बोलते हैं, संविधान के हृदय आर्टिकल 32 को बोलते हैं। उसी तरह संविधान की कुंजी बोलते हैं। कुंजी मतलब क्या था, जिससे पूरा संविधान, उसी का निचोड़, मतलब उसी से खुलने वाला, तो क्या हो जाता हमारा उद्देशिका मेरे दोस्तों। देखिए आपको एक वाद याद रखना है कि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, ठीक। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 का ये केस है दोस्तों। इसके द्वारा संविधान जो उद्देशिका है, इसको संविधान का भाग माना गया था दोस्तों। तो याद रखेंगे कौन सा, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, ये किससे संबंधित है, तो उद्देशिका से संबंधित है, ठीक। इसी के द्वारा उद्देशिका को संविधान का पार्ट माना गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है। देखिए टोटल कितनी सेवाएं हैं अखिल भारतीय, 3 है,
ठीक, टोटल 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन सी हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको बोलते हैं क्या, IAS, है ना, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक, दूसरा है आपका भारतीय वन सेवा, ठीक, वन सेवा जिसको बोलते हैं IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक, अगला है भारतीय पुलिस सेवा। तो पुलिस सेवा क्या होती है दोस्तों? IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक, तो ये 3 होती है हमारी, क्या होती है, अखिल भारतीय सेवा। तो इसमें से कौन सी है? तो भारतीय वन सेवा ना, IFS, यही हमारी सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए, ये भी 2014 क्वेश्चन था। देखिए, किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, सॉरी, दी नहीं जा सकती ना, तो यहाँ पे नहीं लगा लेंगे। तो किसमें जो है शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती? तो कौन सी? राजकीय विद्यालय या राजकीय महाविद्यालय या फिर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय। देखिए, जहाँ पे राज्य क्या करेगा, कुछ पोषित करेगा, वहाँ पे क्या होगा कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी ना, किसी एक धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये 28 का एक कहता। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि एक नागरिक द्वारा सभा करने का अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते। देखिए, कोई भी नागरिक सभा बुला सकता, शांतिपूर्वक बुला सकता। जैसे कि आप लोग देखा होगा CA में क्या हुआ था, सभा बुलाया गया था, मगर उससे गैर कानूनी माना गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शांतिपूर्ण नहीं था। ठीक दोस्तों, आप शांतिपूर्ण सभा मतलब इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर लेकर करके, मतलब कि वहाँ के पहले से आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जब मर्जी तब चले जाओ, भीड़ इकट्ठा कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक दोस्तों, एक कानून के तरीके आप सभा इकट्ठी कर सकते हैं, सभा बटोर सकते हैं। ठीक दोस्तों, मगर वो सभा क्या होनी चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए ना। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी आपका 2014 क्वेश्चन है। ठीक, 2014 UPSI का क्वेश्चन है। ठीक, तो ये किसके तहत? तो आर्टिकल 19 खा के तहत। ठीक, आर्टिकल 19 खा के तहत आप शांतिपूर्ण सभा स्थापित कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अध्यक्ष के अनुपस्थित में लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, जब अध्यक्ष नहीं होगा दोस्तों, तो लोकसभा के बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करेगा मेरे दोस्तों? तो ये आपको बताना है। तो आर्टिकल 95 का 2 कहता है क्या, कि जब लोकसभा अध्यक्ष की बैठक में अध्यक्ष का होगा, अनुपस्थित होगा, तो उसकी जो अध्यक्षता कौन कर सकता है? उपाध्यक्ष कर सकता है। कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। देखिए, एक चीज और समझिए, उपाध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष करेगा, अगर उपाध्यक्ष ही नहीं होगा फिर कौन करेगा? तो इसमें भी कहा गया कि वो करेगा, वो अनुपस्थित होगा, जो तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो लोकसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। जो लोकसभा द्वारा अवधारित कर दिया गया, हाँ भैया नहीं, उपाध्यक्ष भी नहीं तो आप कर दो, तो वही कर देगा। ठीक, तो मतलब अगर अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष करेगा। हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वैसे क्वेश्चन हमने पहले भी पूछा है, तो आपको बताना है कितने सदस्य मनोनीत करता है। देखिए, हम आपको बता दें, अगर आपने 12 बताया तो बिल्कुल गलत होगा, और 2 बताया तो भी बिल्कुल गलत होगा। 14 करता है। ठीक, लोकसभा में देखिए, हम आपको बता दें, लोकसभा में कितने करता है दोस्तों? तो लोकसभा में आपके 2 करता है, एंग्लो इंडियन, और राज्यसभा में 12 करता है। ठीक, राज्यसभा में 12 करता है। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे ये तो हमने बता दिया, अब आप लोग क्या बताओगे? तो आपके लिए हम बता रहे हैं ना, क्या बताओगे? आपको ये बताना है कि लोकसभा में जो मनोनीत करता है 2 सदस्य, वो किस आर्टिकल के तहत करता है, और राज्यसभा में जो करता है 12 सदस्य, वो किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत करता है राष्ट्रपति मनोनीत। ठीक, हमने बताया भी है, इसी वीडियो में बताया हमने, तो आपको हमें कमेंट करके बताना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लो चैनल। और देखिए, इसके पिछले वाले वीडियो आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप दिल्ली पुलिस का मिल जाएगा, तो दिल्ली पुलिस के पेपर देख सकते हैं। यहाँ पर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के क्लास हमने चलाई वो देख सकते हैं। हिंदी मॉक टेस्ट हमने चलाए वो देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपको UPSI मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं। यहाँ पे जाकर के मूल विधि की क्लासें आपको मिल जाएंगे, और संपूर्ण हिंदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है दोस्तों। यहाँ पे जरूर चाहिए और जरूर देखिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही प्यारे समझ में पढ़ाया है इसको, और अपने नोट्स सिर्फ बनाइए दोस्तों। चलिए, और देखिए, आपको यूपी जो उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासें हमने चलाई हैं, ठीक, तो वो भी आप देख सकते हैं, यही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और संविधान के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, पिछले जो वीडियो हैं, वो भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर किया करिए, और हमें अपना स्कोर जरूर साझा करिएगा। थैंक यू दोस्तों।